अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, कई दिनों से हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक़ से उनकी शख्सियत के बारे में जानकारी हासिल करते हुए आ रहे हैं। आज भी उन्हीं के ताल्लुक़ से सफ़ा नंबर 37 के देखिए आखिरी पैराग्राफ मौलाना आज़ाद तक़सीम हिंद के नज़रिए के ख़िलाफ़ थे, यहाँ से पढ़ना है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज ये लेसन हो जाएगा, ये सबक भी आज मुकम्मल हो जाएगा। गौर से देखिए कि मौलाना आज़ाद तक़सीम हिंद, हिंदुस्तान को डिवाइड करना, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही कंट्री था। बाद में ये अलग हुआ है। तो इसी तक़सीम हिंद के जो सोच थी, नज़रिए जो सोच थी लोगों के अंदर, इसके बिल्कुल ये खिलाफ थे कि यह नहीं होना चाहिए, तक़सीम बिल्कुल गलत है। और आखिरी लम्हात तक, यानी आखिरी लम्हात, आखिरी अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक उसकी मुखालफत करते रहे। जो लोग भी इसके आए कि इसको अलग मुल्क बनना चाहिए, जैसे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश, मुखालफत ये करते रहे। लेकिन जो मेहनत और लगन, जो उन्होंने मेहनत की थी, जो कोशिशें की थी, जो शौक़ था उनके अंदर करने की लगन, तहरीक आज़ादी के सिलसिले में आज़ाद ने की थी, उसे किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, यानी उसको किसी भी तरीके से भुलाया नहीं जा सकता है। जद्दोजहद, जद्दोजहद माने कोशिश, जद्दोजहद माने कोशिश, जद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में, मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में जो उन्होंने कोशिशें की, मुल्क व कौम की जो खिदमत उन्होंने की, मुल्क की भी और कौम की भी, दोनों एतबार से वो काबिल सताइश है, तारीफ़ के काबिल है, तारीफ़ के लायक है, काबिल सताइश है, यानी तारीफ़ के लायक है कि हकीकत उन्होंने ऐसी की थी कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। आला इज्तिमाई मकसद के हुसूल के लिए मौलाना आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। देखिए, आला इज्तिमाई, आला में बुलंद, ऊंचा, ऊपर, इज्तिमा सबको आपस में मिलाना, सारी कौम को इस मकसद के हुसूल के लिए उन्हें हासिल करना, सबको एक तरीके से। हमारे मुल्क जब आज़ाद हो गया है और हम सारे मुल्क यहाँ कौमें मिल करके जब रहते हैं, तो सबको किस तरीके से मिल करके रहना है, उसके लिए हुसूल के लिए मौलाना आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी पूरी वक्फ कर दी थी, अपनी ज़िंदगी इसमें लगा दी थी कि आप हमारी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए, हम कौम को आपस में इत्तेहाद, इत्तिफाक के साथ सब ज़िंदगी गुजारें, किसी को नफ़रत की निगाह से किसी को कोई ना देखे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस मुल्क के लिए, तरक्की के लिए काम करें, सब आपस में मिल कर भाई भाई रहें। लेकिन आज नज़रिया बदल चुका है। आज हुकूमत के वक्त जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, खुद ही जो लोग आज हुकूमत के कुर्सी पर बैठ करके वही लोग नफ़रत की आज बाज़ार चला रहे हैं और कौमों को डिवाइड करके रख दिया, ऐसी नफ़रत की फ़िज़ाएँ कायम करके रख दी। पहले के नेता इस तरीके के थे, पहले के लीडर इस तरीके थे, आज के लीडर इस तरीके के हैं। अपनी ज़िंदगी को मौलाना आज़ाद की बीवी, गौर से देखिए, लफ्ज़ देखिए, मुल्क की आज़ादी के लिए शायद कि कोई उस ज़माने का कोई लीडर ऐसा किया होगा, हाँ, हमारे बिरादरान वतन के दूसरे लीडर शायद कि किया होगा, जो आज मोहब्बत के, हिंदुस्तान के मोहब्बत के दम भरते हैं। उस ज़माने के अंदर बाज़ाब्ता अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे और उनका वजीफ़ा खा रहे थे, और आज वो कुर्सियों पर बैठ कर के मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। तो वो देखिए, उस ज़माने के अंदर ऐसी कुर्बानियाँ शायद के किसी ने, किसी नेता ने दी होगी, किसी कहीं लीडर ने दी होगी। गौर से देखिए, जुलेखा बेगम दिक दम्मे की जैसी बीमारी में, बोझी मने नुकसानदेह, मर्ज मने बीमारी का शिकार हो गई। जुलेखा, मौलाना आज़ाद की जो बीवी जुलेखा बेगम थी, उसी ज़माने में जो बीमारी थी वो दिक की थी, और ये बहुत ही नुकसान देने वाली बीमारी का शिकार हो गई, यानी उस बीमारी में वो मुबतला हो गई। कौन? अबुल कलाम आज़ाद की बीवी। अंदाज़ा कीजिए, उस वक्त जेल के हुक्म ने, अब जेल में थे, ऐसे हुक्म क्या थे? जेल में थे। जब ये खबर आई कि आपकी बीवी जुलेखा को दिक जैसी मोजी बीमारियों ने गिरफ्तार कर ली है और वो बालता हॉस्पिटल के अंदर है,
आप अगर चाहें तो जेल के हुक्काम ने जो जेल के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स, उसने बाज़ाब्ता इशारतन कहा कि अगर वह दरख्वास्त दे तो उन्हें बीवी को देखने की इजाज़त दी जा सकती है। बाज़ वहाँ के हुक्काम ने, बाज़ उनके जेल के जो लोग होते हैं ऑफिसर, उन्होंने कहा कि अगर आप एक दरख्वास्त लिखें कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, नासाज है और मैं जेल से निकल करके अपनी बीवी को देखने के लिए जा सकता हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दी जाए, तो इजाज़त मिल जाती। लेकिन उसकी गैर अहमियत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। देखिए तो उन्हें बीवी को देखने की इजाज़त दी जा सकती है। मौलाना आज़ाद की गैरत व अहमियत ने रियायत गवारा, उनको कोई ज़रूरत मुझे छुटकारे की, रियायत की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जो मेहरबानी मत करो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने जो मुल्क के लिए कर रहा हूँ यही मेरी काफ़ी है। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी मेरी बीवी को, तो मेरी बीवी खुद ब खुद सही होकर के, ठीक होकर के घर आ जाएगी, और अल्लाह ने अगर मौत लिख दी है तो दुनिया से चली जाएगी। यह उनका ईमान था। लेकिन अंग्रेज़ों की ये रियायत को मंजूर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। 9 अप्रैल 1943 सन ईस्वी को, 1943 सन ईस्वी को जुलेखा बेगम का इंतकाल हो गया और अब ये जेल में रहे। अंग्रेज़ों की कोई चीज़ें कबूल करना गवारा नहीं किया। मौलाना आज़ाद ने जेल में जब ये खबर सुनी तो क्या कहा, गौर से सुनिए। बिलाखिर 9 अप्रैल को ज़हर गम का ये प्याला लबरेज हो गया, और आखिर में जो लबरेज ये था, जहर गम का प्याला, जहर का जो गम था, जहर गम का जहर पॉइजन, ये प्याला भी भर गया और आपकी शरीक हयात इस दुनिया से चली गई और आप जेल में थे। ये जदीद बने नया, जदीद बने नया, हिंदुस्तान के मेमार बने बनाने वाला, मेमार बने जो चीज़ बनाता है उसको फाउंडर जिसे हम लोग कहते हैं, इस चीज़ का फाउंडर, मेमार, हिंदुस्तान को बनाने वाला फाउंडर मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू हैं। आज हज़ारों दावे पेश कर रहे हैं मोहब्बत के आज के दौर के अंदर। देखिए किस तरीके के लोग हैं, कैसे कैसे लिबास में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कौमी यकजहती, कौम का इत्तेहाद का जो ख्वाब आज़ाद नेहरू ने देखा था उसे पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, किसी तरह के उसके अंदर कसर नहीं छोड़ी, कि कोई कमी नहीं छोड़ी, कसर बने कमी नहीं छोड़ी। खासकर नई नस्लों के लिए मौलाना आज़ाद, नई नस्ल हम लोगों के लिए नई नस्लों में मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी सबक आमोज़ है। सबक लेने की ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने की है, सबक जिससे हम लोग इबरत हासिल कर सकें, उनकी ज़िंदगी से इबरत लेने की है। आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने। एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और बाद में पार्लियामेंट बना, उसमें जो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर का जब इंतखाब होने लगा तो सबकी निगाह अबुल कलाम आज़ाद पर गई और सब ने बिल इत्तिफाक पार्लियामेंट पास कर दिया कि एजुकेशन मिनिस्टर अगर कोई किसी के अंदर बनने की सलाहियत है, कैपेसिटी है, तो सिर्फ मौलाना आज़ाद के अंदर है, और मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया गया। और अपने ज़बरदस्त अंदाज, फ़िक्र, सोच और ततब्बुर, अक्लमंदी से अनपढ़ हिंदुस्तान की तालीमी शरह बढ़ाने में एक बेहतरीन किरदार अदा किया, एक बेहतरीन रोल अदा किया। आखिर 22 फरवरी 1958 सन ईस्वी को इस दार फ़ानी से कोच कर गए। इस दार के माने घर का, लेकिन यहाँ दार के माने मुल्क हिंदुस्तान, फ़ानी माने घर, यानी ऐसा जो ख़त्म होने वाला है, फ़ानी माने ख़त्म होने वाले, दार फ़ानी, ये दुनिया दार फ़ानी है, दुनिया क्या है, दार फ़ानी। इस दार फ़ानी से कुछ कर गए, सफ़र कर गए, यानी आपका इंतकाल हो गया। मौलाना आज़ाद की कौमी, मिली व समाजी खिदमत की जमात खिदमत एक तरफ एक्सेप्ट करते हुए, मानते हुए हुकूमत हिंद ने 1992 सन ईस्वी के अंदर 1992 में बाज़ाब्ता बाद अज़ मर्ग, ये फारसी का लफ्ज़ है, बाद अज़ मर्ग, मरने के बाद भारत रत्न अवार्ड से मौलाना आज़ाद को वक़ार बख्शा, इज़्ज़त बख्शी गई। इसके अलावा हुकूमत हिंद ने मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को यौम तालीम एजुकेशन डे करार दिया, और हर साल 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है, यानी एजुकेशन डे मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उम्मीद है कि सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
कहीं कोई परेशानी भी होगी तो रब्ता कायम करें और कई बार पढ़ने की कोशिश करें। उसके साथ साथ अल्फाज, माने, मुरक्कबात, अज़दाद, वाहिद, जमा जो किताब के अंदर मौजूद है, ये सब आप लिख लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके जवाबात लिख करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।